नमस्कार। मैं रविंद्र सर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को हमने एक वीडियो दिया जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है कक्षा 11वीं में, उसमें बताया गया और उसमें किस किस प्रकार से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपको यह भी बताया गया। अब आज के इस व्याख्यान में हमारा प्रथम अध्याय आरोह खंड से आता है। आरोह खंड से हम चलते हैं नमक का दरोगा पाठ गद्य खंड में, जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी, देखिए उनका फोटो यह है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म हुआ था सन 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लमही गांव में हुआ था। यह बनारस में पड़ता है और इनका मूल नाम धनपत राय था। ये आज़ादी को इन्होंने महसूस तो नहीं किया था, लेकिन चूँकि 1880 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1936 में हो गई थी, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि मुंशी प्रेमचंद जी उस समय के कथाकार हैं जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने जो भी कहानियाँ उपन्यास आदि लिखे होंगे वह आज़ादी से प्रभावित अवश्य रहे। जी हाँ, यह सही है। इन्होंने जो भी कहानियाँ उपन्यास लिखे, अक्सर कहानियाँ उपन्यास इनके आज़ादी से ही प्रभावित रही हैं। इसी से मिलता जुलता इनका पाठ है नमक का दरोगा। इससे पहले हम नमक का दरोगा पढ़ें, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जान लेते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी का अभी हमने बताया जन्म सन 1880 ईस्वी में लमही उत्तर प्रदेश में जो बनारस में पड़ता है और इनका मूल नाम धनपत राय था। इनकी जो रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये उपन्यास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में इनकी कहानियां हैं। करबला संग्राम, प्रेम की देवी, इनके नाटक हैं। कुछ विचार विविध प्रसंग, इनका एक निबंध संग्रह है। 1936 में इनका मृत्यु हो गया। प्रेमचंद जी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी तो, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। इनकी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद जी को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है।
वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। किस्सा गोई से संबंधित रहने का मतलब जो है इनका ये जो आया है, किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से जुड़ी। कहने का मतलब पहले आप अपने बुजुर्गों से आपने अक्सर कहानियाँ सुनने की जिद किया होगा और आपके दादी या बाबा अक्सर आपको कुछ न कुछ नई नई कहानियाँ सुनाए होंगे। तो इस प्रकार वही कहने का मतलब मुंशी प्रेमचंद जी बहुत सारी कहानियाँ लिखे। तो ऐसा नहीं कि इनकी कहानियाँ कि हमारे दादा बाबा यानी पूर्वजों द्वारा, हमारे बुजुर्गों द्वारा सिर्फ हमको सुनाया गया, बल्कि इसको पढ़ने के लिए भी पढ़ाने की परंपरा से भी जोड़ा गया। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और भारतीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन यह कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी और तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थ के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं ही उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहने का मतलब जो यह शब्द आया हुआ है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, आदर्श के साथ यथार्थता को का चित्रण करना, उसमें सभी मान मर्यादाएं देखी जाएं। ऐसा नहीं है कि उसमें आदर्शों का पालन न किया जाए, उनको किसी भी तरीके से यथार्थ का चित्रण कर दिया जाए, ऐसा नहीं। आदर्श के साथ, पूरी रोमानियत के साथ उसको उन्होंने चित्रण किया है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियां ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां उनके सुंदर चित्रण हैं। आज आपको जो पढ़ना है पाठ नमक का दरोगा, इसका प्रथम प्रकाशन सन 1914 ईस्वी में प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानी, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक सुंदर, एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का मतलब आप समझ गए होंगे, हमने अभी बताया। यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा का प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपी दीन, देखिए इसके पात्र हैं जो नमक के दरोगा के पंडित आलोपी दीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को
खरीदने में असफल होने के बाद पंडित आलोपी दीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं। मुअत्तल मुअत्तल का मतलब होता है उनको नौकरी से निकलवा देते हैं, सस्पेंड करवा देते हैं। लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है और वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वहीं नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग के पहले तक समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे ऊपर उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका इस दौर में वे मानते हैं कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है और हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास का शीर्षक निबंध से इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। तो इस जो नमक का दरोगा पाठ है, नमक का दरोगा पाठ में क्या है कि दो पात्र मुख्य रूप से, दो पात्र हैं, एक आलोपी दीन और दूसरा बंशीधर। ये हैं, ये बंशीधर क्या है, बंशीधर को मैं बी से लिख रहा हूँ, पंडित आलोपी दीन को ए लिख रहा हूँ। बंशीधर क्या है, अभी नए युवक का लड़का था। इस कहानी का थोड़ा सा मुख्य बातें मैं बता दूं, उसके बाद फिर हम पाठ को पढ़ते हैं। बंशीधर क्या है, एक नवयुवक था जो नौकरी की तलाश कर रहा था। तभी इसके पिताजी कहते हैं कि बेटा नौकरी तो ढूंढना, लेकिन ऐसी नौकरी ढूंढना जो ऊपरी कमाई वाला हो, मोटी रकम दे, क्योंकि जो सैलरी तुम्हारी होती है, वेतन जो होता है, पूर्णमासी का चाँद होता है। पूर्णमासी का चाँद का मतलब कि महीने में एक दिन मिलती है, महीने की आखिरी तारीख को, उसके बाद उसे सारा खर्च चलाना रहता है। और जो घूस की कमाई होती है वह ईश्वर की देन होती है, वह रोज हमको मिलता रहता है। इससे हमारे जो है आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत हो जाएंगे। लेकिन बंशीधर बड़ा ही ईमानदार व्यक्ति था, यह ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं रखता था। वह दरोगा बन जाता है और दरोगा बन करके उसकी जो है रखवारी एक नदी के पुल पर लगती है। वहाँ पे रात में सोया हुआ था। पंडित आलोपी दीन क्या है कि शहर के बहुत माने जाने जमींदार हैं, बड़े धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन काला बाजारी ये जरूर करते हैं। उस समय की बात है, आपने सुना होगा कि जो है, आपने अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब नमक पर कर लगा दिया गया था, उसी समय शायद मुंशी प्रेमचंद जी ने यह कहानी लिखी होगी। तो उस समय आलोपी दीन क्या थे, कुछ नमक की बोरियां थीं, वह कानपुर लेकर के जा रहे थे काला बाजारी करने के लिए। तो रात में कुछ गाड़ियां लदी हुई थी नमक की बोरियों से, वो लेकर के जा रहे थे। रास्ते में एक नदी के पुल पर, जहाँ पे बंशीधर दरोगा की रखवाली के लिए ड्यूटी लगी हुई थी, जिस पुल पर उनकी गाड़ियां बंशीधर द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। ये पुल है, इसी पुल पर बंशीधर ने गाड़ियां आकर के पकड़ लिया। और जब गाड़ियां पकड़ा तो गाड़ी वालों ने कहा कि ये गाड़ियां सभी बंशीधर पंडित आलोपी दीन जी की हैं, आप छोड़ दीजिए।
तो दरोगा जी ने कहा कि ऐसा है, चाहे जिसकी गाड़ियाँ हों, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, उन्हीं को तुम बुलाओ। एक बेचारा जाता है, पंडित जी को बुला करके लाता है। पंडित जी मदमस्त धीरे धीरे सोते हुए रथ पर बैठे हुए आते हैं और इनसे कहते हैं कि महाराज, ऐसा हो सकता है कभी कि इस रास्ते से हम गुजरें और नदी के देवता को हम पूजा न चढ़ाएं। अर्थात कहने का मतलब इनका यही था कि नदी के देवता को कुछ घूस न दिया जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन बंशीधर यह मानने के लिए तैयार नहीं होता है और जब उनसे कहता है कि नमक की बोरियां आप ले जा रहे हैं या काला बाजारी है, तो पंडित जी क्या करते हैं, इसे 1,000 रुपये तक देते हैं, फिर 25,000 रुपये तक देने की बात करते हैं कि आप पैसे ले लो और छोड़ दो। हालांकि 25,000 रुपये की सभी नमक की बोरियां नहीं हैं, लेकिन चूंकि हमारे सम्मान की बात है, इसलिए हम अपने सम्मान में आपको दे सकते हैं और आप हमारी गाड़ियाँ छोड़ दीजिए। बंशीधर पूरी तरह से जिद कर बैठा कि हम आलोपित दीन को जरूर गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने इस बंशीधर ने आलोपित दीन को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके जब कोर्ट में ले जाता है तो लोगों ने थोड़ा सा बंशीधर के खिलाफ आवाज़, पंडित आलोपी दीन के खिलाफ तो आवाज़ उठाई कि इतना बड़ा आदमी है, कैसा कालाबाजारी कर रहा था, नमक की बोरियां भेज रहा था। लेकिन पंडित आलोपी दीन थोड़ा सा इतने प्रतिष्ठित आदमी थे कि उन्होंने कोर्ट में वकील और जज को खरीद लिया। नहीं, वकील और जज को नहीं खरीद लिया, कोर्ट में जाने से पहले जो नमक की बोरियां थी उसको ये परिवर्तित करवा देते हैं, किसमें, मिर्च की बोरियों में। और मिर्च की बोरियों में जब खरीद लेते हैं, वहाँ पर जब कोर्ट में पेशी होती है और जब जज के सामने पेश किया जाता है तो निकलती हैं जब मिर्च की बोरियाँ, तो पंडित जी निर्दोष साबित हो जाते हैं और छूट जाते हैं और गलत आरोप लगाने के चक्कर में बंशीधर सस्पेंड हो जाता है, चला आता है बेचारा। उसके बाद कुछ दिनों तक बहुत ही क्लेश में जीता रहता है। एक दिन क्या होता है, पंडित आलोपी दीन अपने रथ पर आते हैं और बंशीधर को अपना मैनेजर नियुक्त करने की बात करते हैं। बंशीधर कहता है कि महाराज, मैंने तो आप ही की बोरियां हमने पकड़ी हुई थी, आपको कोर्ट तक ले गया था, आप बेइज्जत हुए थे मेरे के कारण, आप मुझे फिर नौकरी दे रहे हैं, वो भी मैनेजर का पद। मैं इस नौकरी के लायक नहीं हूँ। बस आलोपी दीन ने कहा कि मुझे एक ऐसे ही अयोग्य व्यक्ति की आवश्यकता है और मैं यह चाहता हूं कि तुम वही नदी के किनारे वाले उदंड धर्मनिष्ठ ईमानदार दरोगा की तरह हमारे यहाँ सारी संपत्ति का मालिक बनकर काम करो। अंततः बंशीधर आलोपी दीन के यहाँ काम करने के लिए चला जाता है। तो यह पूरी कहानी रहती है और हम इसी कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी को हम प्रारंभ करें इससे पहले हमारा चूँकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, नमक का दरोगा हम अगले वीडियो में पूरा पाठ का व्याख्यान लेकर के आते हैं। तत्पश्चात उसका हम आपको सारांश भी देंगे। तो सबसे पहले हम पाठ का व्याख्यान पढ़ेंगे अगले वीडियो में, उसके बाद हम उसका सारांश देंगे। धन्यवाद।